यही है कि मैं निस्वार्थ होकर समाज के लिए जी जान से काम करूं। उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हूं, जहां पर फूलबाग पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो आज भारतीय जनता पार्टी में लगातार आगे बढ़ रही हैं और पाल समाज से आती हैं। पाल समाज की नेत्री हैं नीतू निगोते हमारे साथ जुड़ेंगे। आपकी जन अदालत न्यूज़ से इनसे बात करेंगे, इनका राजनीतिक सफ़र किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले आप अपना राजनीतिक सफ़र में बात करें तो आपकी एजुकेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले क्या एजुकेशन रही है आपकी? मेरी एजुकेशन है, मैं बीकॉम हूँ। बीकॉम के बाद मैंने ट्रिपल एमए किया हुआ है, उसके बाद बीएड किया हुआ है, पीजीडी से किया हुआ है और मैं पीएचडी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इस बार पीएचडी फाइट करना चाहती हूँ। आपका राजनीतिक दखल कब से रहा? राजनीतिक दखल मेरा शुरू हुआ था मेरे कॉलेज टाइम से, सन 2004 से। जब मैंने देखा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और जब हमें किसी से काम कराना होता है तो अधिकारी वर्ग है या जो भी है वो सुनते नहीं है हमारी बात और हमें सबके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। जैसे हमारे बड़े पेरेंट्स वगैरह हैं और बुजुर्ग वगैरह होते हैं तो उनको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पैर छूने। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि हम अपने जब समाज के हित से काम करते हैं और हम नेता बनाते हैं तो वो नेता हमारी क्यों नहीं सुनते हैं और हमें हर किसी के सामने क्यों जोड़ना। ये चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी राजनीति में जाऊँ और मैं भी कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे या मेरे परिवार को या मेरे समाज को ज़्यादा किसी के सामने झुकना ना पड़े। इसलिए मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाने का मन हुआ। नीतू निगोते जी, आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां थी, फिर आपने बीजेपी को क्यों चुना? बीजेपी को चुनने का कारण सिर्फ एक मेरा ये था कि जिस वक्त मैं कॉलेज में थी उस वक्त हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मैं हमेशा भाषण सुना करती थी। तो उनके भाषणों ने मुझे बहुत प्रेरित किया क्योंकि उसमें एक सत्यता थी, एक जोश था जो शायद मेरे अंदर उनके भाषणों को देख के बहुत भर गया था। और मेरे पिताजी एमपीवी में बिजली घर में जॉब करते थे तो उस समय दिग्विजय जी की सरकार थी तो उन्होंने उन वर्करों का पैसा आधे से ज़्यादा काट लिया गया था और जो उनकी सैलरी थी उसको भी 1/3 कर दिया गया था। तो ये तो अत्याचार था कर्मचारियों के ऊपर। तो उस वक्त से शायद मेरे मन में खलल बैठ गया था कि ये पार्टी मिसबिहेव करती है कर्मचारियों के साथ। इसलिए मेरे को सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थोड़ा सा मुझे अनुभव लगा, मुझे अच्छा लगा कि मैं उनसे प्रेरित भी हुई और मुझे लगा कि नहीं पार्टी में कुछ जोश है क्योंकि जब तक वो है शायद कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए मैंने पहला वोट भी उन्हीं को दिया था और शायद जब तक मैं बीजेपी के साथ ही रहूँ। नीतू निगोते जी, तो आप क्या समझती हैं किस तरीके से, जिस तरीके से आपका राजनीतिक लंबा सफर रहा, 2004 की आप बात कर रही हैं, तो अभी किस पद पर हैं आप? अभी जब मैं पार्टी में आई थी तो मुझे सक्रिय सदस्य बनना था तो अपने ही लोगों से मैंने बात की कि इस पार्टी में कैसे जाया जाता है। तो मुझे अपने समाज के लोगों ने पार्टी में नहीं जाने दिया, मुझे बहकाया कि पार्टी गलत है, नहीं जाना चाहिए, तुम लड़की हो, घर के अंदर रहो, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मेरा जब साथ दिया तो मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती लेकिन वो बहुत अच्छी अभिनेत्री महिला हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और ओबीसी मोर्चे में लेके गई। पर दूसरे समाज की होकर उन्होंने जब मुझे ओबीसी मोर्चे में पद दिलाया, मुझे काम करने का मौका दिया तो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैंने अपने दम पे महिला मोर्चा ज्वाइन किया। महिला मोर्चा में मैं आज महामंत्री के पद पे हूँ विवेकानंद मंडल से दक्षिण विधानसभा के अंदर और मैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हूँ महिला मोर्चा के अंदर। अभी मेरा काफ़ी अच्छा स्तर पर नाम भी चल रहा है। शायद मुझे पार्टी और महिला मोर्चा के लोगों ने बताया नहीं है लेकिन मुझे आने वाले समय में एक अच्छा पद मिलेगा जिसपे मैं बहुत अच्छा कार्य और कर सकती हूँ। तो आपका सपना क्या है, क्या करना चाहती हैं? मेरा सपना तो बहुत ऊंचा है और बाकी मेरे ऊपर वाला और मेरा किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या करूँगी। लेकिन मेरा सपना बस यही है कि मैं निस्वार्थ होकर समाज के लिए जी जान से काम करूँ। उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। तो नीतू निगोते का अपडेट आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आ चुका है। जान भी चली जाए लेकिन समाज के लिए समर्पित रहेंगी नीतू जी। नीतू जी, बहुत सारी महिलाएं इस समय आपका इंटरव्यू देख रही हैं, बहुत लड़कियां आपको देख रही हैं, कहीं ना कहीं वो आज भी कुछ करना चाहती है समाज के लिए, लेकिन उनके घर के परिवार के लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उनकी प्रतिभा को घर के अंदर ही 4 दीवारों में कैद कर दिया जा रहा है। तो क्या ऐसे महिलाएं मजबूत होंगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। हमको खुद को सबसे पहले सक्षम बनाना होगा। हमें अपने लिए पहली आवाज़ घर से ही उठानी पड़ेगी। जब हम घर से आवाज़ उठाएंगे और बाहर निकलेंगे तो हमारी आवाज़ ऑटोमेटिक बुलंद होती जाएगी। जैसे कि मेरे पीछे मेरे पिताजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो अपने पापा के उससे हूँ। मेरे पापा ने मुझे खुद होकर बाहर निकाला और बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम निकलो, कार्य करो, समाज सेवा करो, जो करना है करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। उसी प्रकार घर में जो हमारे बड़े भाई होते हैं, हमारे
पिताजी हैं या जो शादीशुदा हैं, उन जिनके हस्बैंड हैं, उनको बिल्कुल कॉपरेट अपनी वाइफों को और अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को करना चाहिए और उन्हें ये बोलना चाहिए कि तुम निकलो, कोई दिक्कत है तो हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि अगर फिर भी कोई बंदी से आपके ऊपर हैं परिवार से लेके, तो एक कदम अपने लिए उठाओ और आगे बढ़ो, अपनी प्रतिभा को बाहर निकालो। अगर एक बार निकालोगी, 1000 बार लोग आपको बाहर ऑटोमेटिक निकालेंगे। नीतू निगोती जी महिलाओं की तरफ से सवाल करना चाहेंगे। आज जिस तरीके से मोदी सरकार में जो महंगाई वृद्धि बढ़ रही है, सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, मोदी जी ने सिलेंडर तो दे दिया है, लेकिन उसको सिलेंडर बनाने में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से कोने में टिका के रख दिया जाता है। क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, महंगाई ऊंचे स्तर पे है। इस चीज़ की शिकायत तो मैं भी मोदी जी के और अपनी सरकार से करना चाहूँगी कि जिस प्रकार जो गरीब दल है, देखिए एक जो पैसे वाला होता है वो मैनेज कर लेता है क्योंकि उसके पास बिजनेस है या गवर्नमेंट है, जो लेकिन जो रोज़मर्रा काम करने वाले बच्चे मतलब मजदूर लोग होते हैं, तो उन मजदूरों को जब हमने सिलेंडर दिया है तो हम एक बार तो फ्री दे रहे हैं, जैसा हमारी सरकार एक बार फ्री दे रही है, लेकिन दूसरी बार उन लोगों को भराने की नहीं होती है हैसियत, क्योंकि 1000-1200 रुपये का सिलेंडर एक आम व्यक्ति के लिए, गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कृपया करके मैं मोदी जी से और अपनी सरकार से अनुरोध करूँगी कि आप थोड़े से महंगाई पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके मोदी जी से शिकायत करने के लिए तैयार हूँ। तो आपको बीजेपी से शिकायत है? हाँ, महंगाई को लेके मैं अपनी सरकार से बिल्कुल बोलूँगी कि थोड़ी सी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर वर्ग एक जैसा नहीं है। मैं पार्टी में उसका मतलब ये नहीं है कि मैं असत्यता या झूठ के पीछे जाऊँगी, जो सत्य है मैं उसी चीज़ को बोलूँगी। अगर मुझे अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा तो मैं सत्यता के साथ आगे बढ़ूँगी और बिल्कुल लड़ूँगी। बेरोजगारी को लेकर क्या क्या कहना चाहिए इस समय? बेरोज़गारी को लेके तो मैं ये कहूँगी कि मैं भी एक युवा पीढ़ी की बच्ची हूँ, तो मैं भी बेरोज़गार हूँ। ये कोरोना काल में मैं शिक्षक हूँ और ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल में जॉब करती थी जो चली गई है, और अभी तो हाल फिलहाल हम भी बेरोज़गार हैं। तो बेरोज़गारी पे मैं अपने मोदी जी और अपने मध्य प्रदेश सरकार से बोलना चाहूँगी कि व्यापम की कुछ जो भर्तियाँ हैं वो निकालिए और आयु वर्ग में कुछ तो भी हेरा फेरी कीजिए, बढ़ाइए, जिससे जो व्यक्तियों की विचारों की उम्र निकल गई है, जो एग्ज़ाम देना चाह रहे थे और जो नहीं दे पाए, तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो। जी, तो नीतू निगोती जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस समय आपको देख रहे हैं। उन्होंने व्यापम को लेकर मांग रख दी अपनी सरकार के सामने। नीतू निगोती जी, अभी मंडलों में जो नियुक्ति हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी अध्यक्षों की नियुक्ति की है निगम मंडलों में। पाल समाज मध्य प्रदेश में 42 लाख का जनाधार है आपकी समाज का, तो पाल समाज को क्यों दरकिनार किया गया है, इस पर क्या कहना है आप? पाल समाज को दरकिनार किया गया है या नहीं करना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब पाल समाज पार्टी के लिए समर्पित है तो पार्टी पाल समाज को कभी दरकिनार नहीं करेगी। और हो सकता है कि अभी जो पद हुए हैं वो कम उस पर हों, आने वाले समय में और पद निर्धारित हों, तो उसमें हमारे भी समाज का कोई एक आध बंदा किसी पद पे आ सकता है। और ऐसे लोग हैं हमारे समाज के जो अच्छे पद पे है, और सरकार को थोड़ा सोचना भी चाहिए कि एक आध बघेल समाज का व्यक्ति भी नियुक्ति पे आए। मध्य प्रदेश में बघेल समाज को अब तक टिकट क्यों नहीं मिला है? देखा जाए तो एक मध्य प्रदेश में लौते विधायक थे, बीजेपी से टिकट मिला था राधे लाल जी को, इसके अलावा कोई टिकट नहीं दिया गया। टिकट की डिमांड करने के लिए समाज एकजुट हो, और जो पार्टी के हमारे नेता हैं बड़े बड़े, जिनको हमेशा जिताने में पार्टी सपोर्ट करती है, तो मैं उससे यही अनुरोध करूंगी कि आने वाले चुनाव में हमारे बघेल समाज को एक टिकट जरूर दिया जाए और एक मौका दिया जाए, जिससे बघेल समाज अपनी दम लगा के अपनी पहचान बना सके। आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? जी बिल्कुल लड़ना चाहती हूँ। किसका चुनाव लड़ना? मैं तो शुरुआत ही हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग मेरे समाज में बैठे हुए हैं, तो मैं भी बहुत छोटे तगाद से स्टार्ट हुई, तो मैं नगर निगम चुनाव से ही शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं नगर निगम चुनाव की तैयारी अपने वार्ड से कर भी रही हूँ, और इस बार मेरे वार्ड महिला सीट है, और मेरे वार्ड के अंदर अन्य जो कार्यकर्ता हैं पार्टी में जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो जागरूक हो और जो पिछले कम से कम 7 सालों से काम कर रही हो। मैं हमारे समाज के जो गंगाराम बघेल जी हैं, चाचा जी, वो पार्षदी का चुनाव लड़े थे, तो मैंने उनके चुनाव में जी जान से मेहनत की थी। लोकसभा चुनाव में हमारे विधानसभा से नारायण कुशवाहा जी जो खड़े हुए थे, उस पर भी मैंने बहुत जी जान से मेहनत की और अपने बूथ भी जीते। और उसके बाद जब ना लोकसभा चुनाव हुए, तो हमारे सांसद जी के लिए जो चुनाव किया गया विवेक नारायण सदर जी के लिए, तो मैंने उस पर भी जी जान से मेहनत की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार जो मेरे वार्ड में महिला सीट है, और अगर उसमें किसी महिला को टिकट देने के लिए पार्टी सोचती है, तो पार्टी मेरे लिए नहीं, उन महिलाओं के लिए ज़रूर सोचे जो काम कर रही हैं पार्टी के अंदर, जो दिन रात मेहनत कर रही हैं तन मन धन से, तो पहले उन्हें प्रोग्रेस दी जाए जब महिला सीट की बारी आती है, ना कि उनको कि जो घर बैठी हुई हैं। जब कार्य करने वाली महिलाएं पार्टी में कार्य कर रही हैं और आती हैं, मेहनत कर रही हैं, तो उन्हें पीछे क्यों देखा जाए? सबसे पहले उनको ही प्रोग्रेस दी जाए और उनका ही नाम आए,
लिस्ट में, उसके बाद अनदर अगर वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं खुद और पीछे जाना चाहती हैं तो आप फिर जिसे देना चाहते हैं टिकट उसे दीजिए, लेकिन पहले आपकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो उस महिला के लिए होनी चाहिए जो पार्टी में काम कर रही है। तो आप किस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड 42 से ही चुनाव लड़ना चाहती हूँ क्योंकि वो महिला सीट हो चुका है। क्या आपकी प्राथमिकता होगी यदि वहाँ की जनता आपको चुनती है? मेरे वार्ड की जनता मेरे समर्थन में अभी से है क्योंकि मेरा काम रहा है समाज सेवी का। मैं हर वक्त अपने वार्ड में नहीं, मैं अतिरिक्त जगह पे भी ना लोगों के लिए तुरंत खड़ी हो जाती हूँ, चाहे वो मेरे समाज की हों या अन्य समाज के हों। और चाहे मुझे रात को व्यक्ति 12 बजे कॉल करे या 2 बजे कॉल, अगर किसी को इमरजेंसी जैसे हॉस्पिटल में किसी को कोई ज़रूरत है जीएच में खास तौर से, तो मैं उसके लिए तुरंत खड़ी हो जाती हूँ। और जैसे कोई महिला पे कोई प्रताड़ित हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है उसको घर से परिवार से, तो मैं उसका भी साथ देती हूँ, उसके लिए भी काम करती हूँ। तो मैंने एक समाज सेवी बन के काम किया है, ना कि पार्टी की कार्यकर्ता बन के। तो मेरा जो सफ़र शुरू हुआ था वो समाज सेवी बन के शुरू हुआ था और मैं समाज सेवी बन के ही रहना चाहती हूँ। चुनाव लड़ने के बाद भी मैं कोई नेता बन के नहीं रहना चाहती, मैं समाज सेवी बन के ही कार्य करना चाहती हूँ और वही करूँगी। सवाल आपसे करना चाहेंगे, अभी आपने कटाक्ष किया है कि जो महिलाएं घर में बैठी हैं और राजनीति में कुछ करती नहीं हैं, आप राजनीति में करती हैं, तो आपने क्या किया अब तक? राजनीति में क्या किया अब तक ये तो खैर राजनीति कार्यक्रमों में ही पता पड़ता है, लेकिन मैं आपसे जैसे कह चुकी हूँ कि मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ एक समाज सेवी भी हूँ। तो मैंने समाज सेवा जो क्षेत्र से स्टार्ट की थी अपने जीवन की, उसमें मैंने काफ़ी समाज सेवा काम किए हैं और कुछ काम ऐसे भी हैं जो मैं शो ऑफ करना नहीं चाहती, क्योंकि जैसे कि अपन कुछ चीज़ें शो ऑफ करते हैं तो उन लोगों जनता जानना चाहती है आपने क्या किया समाज के लिए। लोग मुझे देखेंगे तो ये बोलेंगे कि भाई ये एक लड़की है, इसकी भी शादी होनी चाहिए इस उम्र पे, और ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन मेरा अभी ऐसा विचार नहीं। लेकिन मैंने अपनी इतनी सी उम्र में 3 गरीब बच्चों की शादी करा चुकी हूँ अभी तक। और मैंने इस कोरोना काल में जिस वक्त लोग महामारी से डर रहे थे, मैंने उस कोरोना काल में लोगों के घर तक खाना भेजा हुआ। जैसे कि हमारी सरकार ने कलेक्टर ऑफिस से पार्सल बनाए जा रहे थे, घर घर पहुंचाए जा रहे थे, तो मैं लश्कर जनकगंज में रहती हूँ, मैं वहाँ से कलेक्टर ऑफिस जाती थी अपने कन्वेंस से और वहाँ से डेली के 400-500 पार्सल लेती थी और पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। और उसके साथ साथ हम लोगों का एक ग्रुप है दुर्गा शक्ति संगठन के नाम से, जिसमें मेरे साथ मेरे 4-5 भाई जुड़े हुए हैं। हम लोगों का कलेक्शन करके हम लोग घर पे जो हमारे वार्ड में गरीब परिवार है, जो मुझे पता है जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, तो मैंने उन लोगों को राशन भी भेजा और जिसको मैंने शो ऑफ नहीं किया क्योंकि लोग शर्मिंदा हो जाते हैं ये सब चीज़ें देखकर। और उसके साथ मेरा समाज सेवा क्षेत्र में काफ़ी काम रहता है। जैसे मेरी ज़रूरत किसी को हॉस्पिटल में है या शादी समारोह में किसी लड़की को कुछ देना है या ज़रूरत नहीं पूरी हो पा रही है, कुछ भी काम है, तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। कुछ काम है ऐसे जो मैंने बहुत किए जो मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन जो बताने लायक तो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक आपने अभी जिक्र किया है शादी को लेकर के, आपके समाज में शादी जल्दी हो जाती है, अब तक शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई मेरा जो था, मेरे पिताजी ने और मेरी माँ की भी इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए। उन्होंने काफ़ी लड़के भी देखे, लेकिन शायद मेरी किस्मत में शादी का योग उस वक्त नहीं था और मैं पढ़ना चाहती थी। मेरे समाज की सबसे बड़ी खासियत है लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, तो मैं पढ़ना चाहती थी। और मेरे पापा को मैंने एक चीज़ बोला था कि मैं जब तक अपनी एजुकेशन नहीं कर लेती तब तक मुझे शादी के लिए ना बोलें। तो मेरे पापा जी ने मुझसे बोला कि बेटा अब तुम जब तक पढ़ना चाहती हो, जो करना चाहती करो, जिस दिन तुम्हें लगेगा तो तुम बोलोगे हम तुम्हारी शादी के लिए एग्री हो जाएंगे। तो अभी शादी की बात तो खैर कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन मुझे अपना एक मुकाम पाना है। मेरी लाइफ का मेन मकसद शादी नहीं है, मेरा लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी समाज सेवी बनना। और आने वाले समय में अगर मैं नहीं भी रहती हूँ तो मेरे समाज में मेरा नाम एक जज्बे के साथ लिया जाए, बेटियों को बताया जाए कि नहीं नीतू जैसी बनो, उसके जैसी बनो। शादी जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ एक समाज सेवी बनने का लक्ष्य हर बेटी को अपने अंदर रखना चाहिए। तो क्या आप पापा की बात नहीं मानेंगे, शादी नहीं करेंगी क्या? नहीं, शादी पापा जी कहेंगे तो बिल्कुल करूँगी, लेकिन पहले मैं अपना मुकाम पाऊँगी, उसके बाद कुछ सोचूंगी। अभी कितना वक्त हो रहा है? बस जैसे ही मैं अगर चुनाव लड़ लेती तो बिल्कुल शादी कर लूँगी। तो जब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी तब तक वो शादी नहीं करेंगी। ये आपका आइडियल कौन है? मेरे आइडियल मेरे पापा हैं। पापा से क्या आपको शिक्षा दी? मैंने अपने पापा से बस ये शिक्षा ली है कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओ और कभी किसी के हक का मत लो, और जितना हो सके अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसकी ज़रूरत पूरी करो, जितनी कर सकते हो। आप में सामर्थ्य जरूर नहीं है अपन अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा करें, लेकिन अगर हमारी सामर्थ्य थोड़े की है तो हम थोड़े से भी उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं ना, तो वो कीजिए। इसलिए मेरे आइडियल मेरे डैडी हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माई डैडी। राहुल मोदी को देखा जाए तो किस तरीके से कंपेयर करेंगे आप? जी, ये मेरे प्रेरणादायक जो है मोदी जी, मैं मोदी जी की ये कह सकते हैं एक तरीके से लोग जैसे कहते हैं मोदी भक्त, तो मैं हूँ।
मुझे मोदी जी के कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने जो मेरा पार्टी का कार्यकाल रहा, मुझे ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर काम करने का पार्टी में मौका मिल रहा है। एक जो हमारे स्वर्गवासी अटल जी, उनके साथ जब मैं थी तब स्टार्टिंग थी मेरी, और अब मैं जो काम कर रही हूँ अपने आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री उसमें उपलक्षता में काम कर रही हूँ। और उनके जो पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए जो काम किया, महिलाओं को 3 तलाक दे के छोड़ दिया जाता था और सोचा नहीं जाता था, तो उस चीज़ पे मैं इतनी मतलब उनको लेके इतना ग्लैड थी कि अगर वो मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो मैं उनसे समझ में नहीं आएगा मैं उनसे क्या कहूँ, मैं नतमस्तक हो जाऊँगी, उनके सामने बोलूँगी कि सच में जो सपने में नहीं सोचा था वो काम उन्होंने किया। बाकी राम मंदिर का जो है वो एक सरकार का और कानून का दोनों का काम था, लेकिन जो उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया और इसमें आरक्षण जो 50% दिया है अभी पार्टी में चुनाव लड़ने को लेके, वो भी एक अच्छा फैसला है। मतलब वो महिला को कंधे से कंधे मिलाने का मौका दे रहे हैं। जैसे कि लोग आते हैं, नेता आते हैं, कहते हैं कि हम महिलाओं को बराबर का मौका दे रहे हैं, महिला हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, लेकिन मैंने देखा है कि अधिकतर पुरुष वर्ग ही महिलाओं को काटता है, क्योंकि महिला अगर आगे जाती है तो पुरुष वर्ग ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि एक महिला हमसे आगे जा रही हो, क्यों जा रही है, चाहे वो छोटी उम्र की हो बड़ी उम्र की हो। लेकिन मोदी जी ने जो अधिकार हम महिलाओं को दिए, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से, हृदय दिल से अभिनंदन करती हूँ। तो यहाँ पर नीतू निगोते हमारे साथ जुड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महामंत्री हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। और नीतू निगोते के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।